हेलो फ्रेंड्स। आज थोड़े गैप के बाद में पर एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप सबके लिए। एंड आई होप आप इस चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। कुछ समय से मैं देख रही हूँ जो हमारे पास कई पेशेंट्स जब आते हैं तो कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस लेके आ रहे हैं जिसमें एक नई दवाई जिसको हम कहते हैं टोफासिटिनिब, ये दवाई प्रिस्क्रिप्शन में काफ़ी पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन में मुझे दिख रही है। तो कई बार आश्चर्य होता है कि ये दवाई जब शुरुआत की थी तो इट वाज सपोज टू बी कि भाई बहुत हाई एंड मेडिसिन होगी आर्थराइटिस के लिए और जादू करने वाली है, और जिस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए उससे बहुत फ़ायदे होने चाहिए पेशेंट्स को। तो कहीं कुछ हद तक ये बात सही है, पर जिस तरीके से ये दवाई यूज़ हो रही है पॉपुलेशन में, पब्लिक में, उसमें मुझे बहुत कहने को दुख होता है कि जिस तरीके से इस दवाई का मिसयूज़ हो रहा है। इसलिए मुझे आज मजबूरी में ये एक वीडियो बनाना पड़ रहा है इस दवाई की आप सबको जानकारी देने के लिए कि इसको लेने से पहले आप चाहे मुझे बताएं या किसी और डॉक्टर को भी बता रहे, अगर कोई डॉक्टर आपको इस दवाई को प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आपके पास इसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन थोड़ा होना चाहिए कि किसे ये दवाई लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि टोफासिटिनिब जो है ना, ये एक दुधारी तलवार है। फ़ायदा करे तो बहुत फ़ायदा करेगी, पर जब नुकसान करेगी तो उसके भी कोई अंत नहीं है। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बहुत सोच समझ के और किसी रूमेटोलॉजिस्ट की ही सलाह से इस दवाई का सेवन किया जाना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है। अब इसके अगर हम डिटेल्स में जाएं तो मैं आपको बताऊंगी कि टोफासिटिनिब क्या दवाई होती है, इसे कब लेना चाहिए, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और इन्हें किन ऐसे कौन पेशेंट्स हैं जिनको ये दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टोफासिटिनिब क्या है और ये गठिया के इलाज में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। टोफासिटिनिब जो है ये एक सिंथेटिक टारगेटेड थेरेपी की दवाई आती है। ये टैबलेट फॉर्म में आती है। टारगेटेड थेरेपी मतलब कि पिन पॉइंट जहाँ पे गठिया की शुरुआत होती है, जिस सेल में, जिस लेवल पे, उस लेवल पे जाके ये एक्ट करती है। तो बहुत प्रिसिशन मेडिसिन है और बहुत फ़ायदे कारक है। आज से 15 साल पहले जब ये ड्रग जो है ये ट्रायल के स्टेज में थी, जब मार्केट में नहीं भी आई थी और इंडिया में जब इसकी ट्रायल शुरू हुई थी, तो मैं उनमें से एक डॉक्टर थी जिनने इसको ट्रायल के फेज़ में, जब मार्केट में नहीं है, दवाई का टेस्टिंग ही हो रहा है, तब मैंने इसको यूज़ किया था मेरे पेशेंट्स के ऊपर। और उस समय हमने बहुत एहतियात के साथ में नंबर ऑफ़ टेस्ट करते करते किस पेशेंट को सूट करेगी, किसको नहीं करेगी, और देने के बाद में भी फिर किसको क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, किसको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, पूरा एक एक हमने डिटेल्स नोट करके इसको कंपनी को प्रोवाइड किया था। और उसके बाद जब इस ड्रग को अप्रूवल मिला था, तो जब मार्केट में ये दवाई लॉन्च हुई, ये बहुत कॉस्टली मेडिसिन थी। मतलब एक महीने की थेरेपी आप समझो कि पेशेंट्स को करीब 24-25 हज़ार की एक महीने की थेरेपी होती थी। पर अभी कुछ 5 साल से, पिछले 5 साल से ये दवाई जो है काफ़ी इसका रेट में रिडक्शन हो गया है, और इसे अब इंडियन कंपनीज़ भी, बहुत सारे कंपनीज़ इसको मैन्युफैक्चर करने लग गए हैं। तो जो 24,000 की दवाई थी अब वो घट के 2400 में आ गई है। और अब तो मैंने सुना है कि कुछ लोकल कंपनियां इसको 1000-1200 रुपये में भी बना के इसको बेच रहे हैं। तो कहाँ 24,000 से लेके सीधे 90% कॉस्ट रिडक्शन पे ये दवाई आ गई है। तो जब तक कि ये थोड़ी कॉस्टली थी, लिमिटेड पेशेंट्स को ये दी जा रही थी, जिनको बहुत ज़रूरी था, जो अफोर्डिंग थे, उनको ही दी जा रही थी। पर जब से कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसका मिसयूज़ भी शुरू हो गया है कि लेफ़्ट एंड राइट आए फाएँ, किसी भी को इंडिकेशन है नहीं है, टेस्ट किए नहीं किए, देने के बाद भी देखे नहीं देखे, बस लिख दिया, और पेशेंट्स खा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। पर एट द सेम टाइम कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं बेचारे जिनको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहा है। जिन्होंने भुगता है वो समझेंगे। इसलिए आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन्हें ये दवाई लेनी चाहिए। गठिया में जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथीज होते हैं, इवन कुछ अलग प्रकार के जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनमें भी ये दवाई भी यूज़ हो रही है। पर इसको यूज़ करने से पहले हमको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं कि ये दवाई आगे चल के पेशेंट्स को कुछ साइड इफ़ेक्ट करेगी या ना करेगी। अगर वो टेस्ट का पूरा प्रोफॉर्मा टेस्ट होके क्लियर हुआ है और सब रिपोर्ट सही आ रही हैं, तो ही ये दवाई शुरू की जाती है। और अगर उसमें कहीं भी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम प्रिफ़र करते हैं कि ये दवाई ना दें, ताकि अननेसेसरी पेशेंट को उस दवाई के रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ मैं इस दवाई की, तो इसमें सबसे कॉमनली होता है इन्फेक्शन।
नॉर्मली जैसे कोई भी गठिया के पेशेंट हैं और सर्दी खांसी का मौसम है, तो घर में सबको सर्दी खांसी हो रही है, तो उनको भी सर्दी खांसी होगी, पर बाकी लोग जो 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, ये दवाई पे जो पेशेंट्स हैं उनका हो सकता है सर्दी खांसी 7 दिन 10 दिन तक भी चले। इसके अलावा डायरिया, लूज मोशंस हो जाना या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, ये सब कुछ इन्फेक्शंस ऐसे कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो इन पेशेंट्स में हम बहुत फ्रिक्वेंटली देख पाते हैं। किसी किसी पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस होता है कि गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो रही है। तीसरा, कभी कभी जैसे जो मेरे पेशेंट्स जानते होंगे कि मैं बहुत रूटीनली सबके ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, उसमें लिवर का टेस्ट होता है SGPT, तो SGPT इस दवाई से कभी कभी बढ़ जाता है, तो उसको मॉनिटरिंग करते रहना है कि ये लिवर में सूजन को इंडिकेट करता है। तो ऐसा कुछ हो तो हमको दवाई को थोड़े समय के लिए बंद करना पड़े और उसके बाद सब नॉर्मल होए तो वापस हम रिस्टार्ट करने की सोच सकते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे कॉमनली होता है हर्पीस। हर्पीस आपने देखा होगा, जैसे बच्चों में चिकन पॉक्स होता है, माता निकलती है, वैसे ही बड़ों में वैसे ही पानी के छोटे छोटे फोले वाले होते हैं, पर वो बॉडी में एक पार्ट में आते हैं, कहीं भी एक एरिया में आएंगे, वो पूरी बॉडी में चिकन पॉक्स जैसे नहीं फैलते हैं। तो वो जो माता निकलती है बट एक एरिया में निकलती है, एंड वो बहुत पेनफुल होता है। उसका जो एक बार सूखने के बाद भी जो नस का जो दर्द होता है, कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया हो, तो इतना सिवियर होता है हर्पीस का पेन। तो इस दवाई को लेने के बाद में हर्पीस होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। दूसरा, किसी किसी पेशेंट्स में TB होने का चांस रहता है। तो TB ये दवाई लेने के बाद नहीं, इसमें क्या होता है कि हमारे इंडिया में हमारे अंदर इतना TB है, वातावरण में फैला हुआ है कि हमारे अंदर भी हो सकता है कि कुछ TB के कीटाणु होंगे, और इस दवाई को लेने के बाद में जो नॉर्मली ये TB के कीटाणु हमारे दोस्त बन के बैठे हैं और कुछ हमारे शरीर को अभी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पर इस दवाई को लेने के बाद में वो जाग जाते हैं और बॉडी में कहीं ना कहीं TB का असर हमको दिखने लगता है। तो इनफैक्ट यही टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ कि हम जो दवाई देने के पहले जो चेक करते हैं, तो पहला प्रिकॉशनरी टेस्ट यही होता है कि कहीं हमारे अंदर ऐसे सोते हुए TB के कीटाणु तो नहीं है। अगर ऐसा कोई भी कीटाणु हमको लगता है कि बॉडी में अंदर होगा और इस दवाई देने के बाद में वो जाग सकते हैं, तो हम वो दवाई नहीं देंगे, या पहले उस कीटाणु को ख़त्म करने के लिए हम दवाई देंगे और फिर उस दवाई की हम स्टार्ट करेंगे। पर जो कॉमनली मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, बाहर से जो पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे ही दवाई शुरू कर देते हैं बिना कोई टेस्ट कराए, और फिर खुदा ना खास्ता वो TB हो जाए उनको, या ऐसा कुछ और हर्पीस जैसा प्रॉब्लम हो जाए, तो बेचारे बुरे फंस जाते हैं। तो ये प्री रिक्विजिट टेस्ट जो हैं इस दवाई को देने के पहले बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, तीसरा जो अगर हम बात करें तो इसमें खून जो है, कभी कभी ये दवाई लेने से जाड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, और उसके ब्लॉक थक्का जम जाता है पैर में, और वो अगर खून का जो थक्का है पैर से डिसलॉज होकर अगर लंग्स में पहुंच गया, इसको हम कहते हैं DVT, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस विथ PE, मतलब पल्मरी एम्बोलिज्म, जो लंग्स में अगर आ गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है अगर खून ज़्यादा जाड़ा हो गया हो तो इसलिए हार्ट पेशेंट्स को ये दवाई हम नहीं देते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी हम सारे सीनियर सिटीजन जो 60 एंड अप है, उनको हम प्रेफर करते हैं कि हम ये दवाई ना दें, क्योंकि इसमें इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो हार्ट पेशेंट्स हों, सीनियर सिटीजन्स हों, और जिनको कोई ब्लड रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो उनमें ये दवाई नहीं देनी चाहिए। अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि बिल्कुल भी नहीं देना है, सोचना भी नहीं है देने के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको यंग लेडीज़ जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फीडिंग करा रहे हैं, उनमें ये हम दवाई नहीं देते, क्योंकि बच्चे को साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस रहेंगे। तो फीडिंग बंद हो जाएगा तो ही हम ये दवाई, अगर ज़रूरत है उस फीमेल को, तो हम ये दवाई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हार्ट पेशेंट्स कोई हैं जिनको ब्लड थिनर्स चलते हों, जिनका पहले से ही पता है कि ब्लड एक बार चोक हो चुका है, उनको हम ये मेडिसिन चांस ही नहीं लेना है कि इनको ये दवाई हमको देनी है। सीनियर सिटीजन्स मैंने बताया ही कि उनको हम, उसमें भी रिस्क लेने वाली कोई बात ही नहीं है कि इनको हम देख के फालतू में और रिस्क इनको नहीं बढ़ाना है। हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनका हीमोग्लोबिन नॉर्मली डाउन रहता है, प्लेटलेट काउंट्स डाउन रहते हैं, उनमें भी ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। और सपोज़ आपको ये दवाई शुरू करनी है और आपको साथ में अभी वायरल इन्फेक्शन भी है, तो भी आपने ये दवाई नहीं लेना है। पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करें और फिर उसके बाद में ये दवाई शुरू की जा सकती है।
दूसरे वायरल इन्फेक्शन जो लंबे समय चलते हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसा भी कोई वायरस जो लंबे समय से बॉडी में हो, उन पेशेंट्स में भी हम ये दवाई बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करते देने का। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि इस दवाई के कारण हो सकते हैं। तो मेरी सलाह आप सबके लिए ये रहेगी, कुछ चीज़ें आप हमेशा गार्ड मान लें इस पर्टिकुलर दवाई से रिलेटेड, क्योंकि मार्केट में आपको ढेरों ब्रांड मिलेंगे, काफ़ी डॉक्टर्स होंगे जो ये दवाई आपको दर्द का फरियाद करेंगे उनके पास में, तो हो सकता है आपको शुरुआत में आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब कर दें, जबकि ये दवाई एक्चुअली देखा जाए तो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन थेरेपी हम कहते हैं कि नॉर्मली जब गठिया का दर्द है तो हम पहले लाइन में कुछ एक दवाई देते हैं, दूसरे में कुछ देते हैं, बाद में ये सब फेल हो गई तो इस दवाई का नंबर आता है। पहला शुरुआत ट्रीटमेंट गठिया का इस दवाई से नहीं होना चाहिए, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत में ही अगर आप ये दवाई ले लें, मतलब ये तो ऐसी बात हुई जब सुई से काम हो रहा है आपने तलवार निकाल ली है कि नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है, जब सुई से काम हो रहा है तो तलवार निकालना ही क्यों, तो पहले सुई से ही काम चलाएंगे हम। तो आपके डॉक्टरी सलाह के बगैर, जो स्पेसिफिकली रूमेटोलॉजिस्ट हों उनके बगैर आप ये दवाई ना लें। दूसरी बात, रिक्विजिट प्री रिक्विजिट जो भी ब्लड टेस्ट है वो आप दवाई शुरू करने के पहले ज़रूर करवाएं। दवाई आपने शुरू कर दी हो तो उसके बाद भी टाइम टू टाइम इंटरवल में, महीने में, 2 महीने, 3 महीने, जैसा भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, रिपीटेड ब्लड चेक्स करवाते रहें। जब तक ये दवाई आपको चल रही है आपको रूटीन चेकअप करवाते रहना है। बिना चेकअप के ऐसे ही लेफ़्ट एंड राइट कुछ भी ऐसे लेते जा रहे हैं, दवाई अच्छी है, अच्छा लग रहा है, खाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कभी ना कभी ये आपको साइड इफ़ेक्ट करके बॉडी में बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखिए, ये दुधारी तलवार है, फ़ायदा भी कर सकती है तो उतना ही नुकसान भी कर सकती है, और इसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे आपको फ़ायदे ही दिलाना है और नुकसान नहीं दिलाना है, ये आपको एक डॉक्टरी सलाह के साथ ही आगे बढ़ना है। अपनी मर्ज़ी से इसमें अपना दिमाग लगा के आप इसमें आगे ना बढ़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर कुछ भी डाउट हो इस दवाई के रिलेटेड, या आपने डॉक्टर से पूछा कि क्या है, अगर आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सेकंड ओपिनियन लें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि शरीर आपका है, दवाई आपको खानी है और फ़ायदा नुकसान आपको ही झेलना है। इसलिए सोच समझ के इस दवाई से रिलेटेड आपको कुछ और जानना हो, पूछना हो, या आपको किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया और आपको सेकंड ओपिनियन लेना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख के मैसेज कर सकते हैं, या नीचे आपको स्क्रीन में मेरा फ़ोन नंबर क्लिनिक का दिखेगा, आप ऑनलाइन के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकती हूँ। थैंक यू।